नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आपसे जुड़ रहा हूं। आज कहानी हम लोग लेकर आए हैं आपके समक्ष बड़े घर की बेटी, और हम सुनेंगे सीधे डॉक्टर मंजरी शुक्ला से। स्वागत मैं करना चाहता हूं उन्हें मंच पर। मैम नमस्कार। नमस्कार। आपका पुनः स्वागत। सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको जो प्रसिद्ध लेखक हैं प्रेमचंद जी, उनके बारे में जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद जी ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया। कहानी है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह अब किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की। अब वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाया करता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 शब्दों पर उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी ना किसी पात्र का अभिनय जरूर करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाद एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस
ऑनरेरी मजिस्ट्री और ऋण, जो कि एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो ये चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपए मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस कीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहां वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन न फर्श, और न ही दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पांव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों न छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, परंतु उससे मायके की निंदा सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड लाल बिहारी से रहा नहीं गया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से कढ़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगी। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध भी ना रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी।
हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित होते हुए पूछा, आखिर क्या बात हो गई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही अपने आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये उपद्रव मचा रखा था। आनंदी की त्योरी चढ़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है, उसे पाऊं तो उसका मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? जो बात हो तो कहो। क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गंवार छोकरा, जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं करता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाती है, और किसी को जान भी नहीं पड़ता था। बस इतनी सी बात पर उस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की कोदाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दद्दा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहने पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो कोई चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी सिंह माधव कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अबाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव सिंह भी गरमा गए। ऐसी बात और सुन नहीं सके। वे बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई और सज्जन हुक्के चीलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो
तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मनी मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो इस लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से वो बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। वह बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई है तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। वह बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे वहां चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने उसे कभी घुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो कुछ न कुछ वस्तु उसके लिए अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बना हुआ पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय कर लिया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं जाता हूँ। उन्हें अपना मुंह फिर कभी न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इतना तनिक भी इस बात का ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला भी रही थी कि आखिर ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है।
श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बहादुर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, उसने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई बड़े घर की बेटी। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैडम। मैम, ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी के मार्फत से क्या शिक्षा मिल रही है, या बच्चों को क्या इससे सीख लेनी चाहिए? जी, कहानी में जैसा कि कई बार कहा भी गया है और हमें पता चलता है पढ़ने पर कि जी जो स्त्रियां होती हैं, देखा जाए तो वो घर को जोड़ भी देती हैं और घर को तोड़ भी देती हैं। जी तो बिल्कुल। उनकी एक अहम भूमिका होती है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है कि अगर छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो घर में प्रेम और एकता, सौहार्द जो है, सामंजस्य का वातावरण हमेशा बना रह सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अक्सर हुआ करता था, प्रेमचंद का ज़माना हो चाहे आज का ज़माना हो, या कभी भी कोई भी भारतीय समाज हो, अगर गलतियों को नज़रअंदाज किया जाए और परिवार को जोड़कर रखा जाए, तो इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। और मेरे ख्याल से ये कहानी एक ऐसी रूपक के रूप में हमारे समक्ष है, जिसे हम लोग सदैव अपने पास रख सकते हैं और सीख सकते हैं और भारतीय समाज को कुछ दे सकते हैं। मैम, आपको पुनः धन्यवाद। आप जुड़ी और आगे भी जुड़ते रहेंगी। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता था कि प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार थे, जिन्होंने भारतीय समाज को जोड़ने की कोशिश की थी, चाहे वो भाषा के मार्फत से हो, चाहे संबंधों के मार्फत से हो। जी हाँ, मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा मैडम को और आप सबको भी, क्योंकि हम पुनः जुड़ेंगे अगले सोमवार फिर एक नई कहानी के साथ आईसीसी के। विद्यार्थी गण तैयार रहें। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद मैडम। नमस्कार।